फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ? भाई जिसमें डाउट है वो बता दो। एन ओपन कैन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है ना, थोड़ा लेंदी है। ओपन कैन ऑफ ऑयल इज एक्सीडेंटली ओपन इनटू अ लेक। तो आप समझिए इस बात को कि अगर ओपन कैन है तो इस आगे पढ़िए, कैन जो है उसका शेप कैसा है, स्प्रेड्स ओवर द सरफेस एज अ सर्कुलर डिस्क, यानी कि क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अज्यूम द ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद रेडियस इंक्रीजिंग स्टेडीली एट द रेट ऑफ। ओके, तो वॉल्यूम जो है कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है क्या? पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर का। और वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, आप तेल ऐड थोड़ा ना कर रहे हो उसमें, ठीक है, जो स्टार्टिंग में था वही तेल फैलता जा रहा है, और क्या, तेल का वॉल्यूम तो सेम। तो डी बाई डी टी, वक्त के साथ वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, 2r डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। क्लियर है क्या? ये वाला क्वांटिटी कितना होएगा, 0 होएगा। अब इसने क्या बोला है, रेडियस इंक्रीजेज स्टेडीली। अब इसमें काफ़ी कंफ्यूजन इसने क्रिएट किया है इन यूनिट्स। तो अपन ऐसा करते हैं, सारी चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर ले, मिलीमीटर में कर ले, फिर पॉइंट्स आ जाएंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ, है ना, पॉइंट्स आ जाएंगे इसीलिए कह रहा हूँ, है ना। क्यों डेसिमल में लाए अपन, सारे नेचुरल नंबर रखें, है ना। ओके, तो ये दे रखा है, ये तो यूनिफॉर्म है, ये तो यही रहेगा, है ना। एट द मोमेंट व्हेन द रेडियस इज 1 मीटर, जिस वक्त पर रेडियस 1 मीटर था, द थिकनेस ऑफ द ऑयल स्लिक इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो हाइट जो है कम होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, है ना। तो कितना दे रखा है, डी एच बाई डी टी नेगेटिव, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू -4, सही है। और हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज, चलो वो बाद में देखेंगे। एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 1, बेटा आर क्या दे रखा है, 1, यानी कि 1000, आर इज 1000। एट द मोमेंट व्हेन, एक वक्त जब ये और ये तो सदैव है ही, ये तो हमेशा एक जैसा है ही, तो आपने ये डेटा यहाँ पर रखा, आर डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी, आर और व्हाट डू कॉल डी आर बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, तो आपको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। क्लियर है क्या? कौन पूछ रहा था ये सवाल? हाँ भाई, तो ये इससे अपने को क्या मिल जाएगा, एच मिल गया, निकाल लोगे एच, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब आगे, द थिकनेस ऑफ, हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग, कितना तेजी से वो घट रहा है, व्हेन रेडियस इज 2 मीटर। तो जब आपके पास एच आ गया बेटे और आपके पास आर आ गया, है ना, तो एच आ गया, आर आ गया, तो क्या आ गया आपके पास, वी आ गया, लिख लेते अपने पास, वॉल्यूम आ गया। अब क्या बोल रहा है, रेडियस इट्स 2, तो एक वक्त है जब, अब नया डेटा है ना, नया डेटा चालू हो रहा है, आर दे दिया, तो आर दे दिया और वॉल्यूम तो सेम रहा, तो आपके पास वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम है, तो आपके पास पुराना रेडियस पुराना हाइट है, नया रेडियस तो नया हाइट, निकाल लोगे ना भाई। पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर h2, तो r1 h1 पता है, r2 पता है, तो h2 आ गया। आइए लिख लेते हैं कि दूसरे वक्त पर आपको हाइट पता चल गया। कर लेंगे अपन आगे। अब क्या बोल रहा है बेटे, ये तो पुराना नया क्या सब बोला उसने, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो यूनिफॉर्म है। तो आपको नया r, नया h, नया डी आर बाई डी टी पता है, ये रिलेशन पता है, तो अब डी एच बाई डी टी निकाल लेंगे अपन। तो यही पूछा उसने, हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है पर ऐसा कुछ खास नहीं है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जा रहा, कंट्रोल कर सकते हैं अपन, है ना। फिशन रिएक्शन नहीं होने देंगे अपन, है ना, एटम बम नहीं फटने देंगे। फिर 10 तक और कोई डाउट? एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, रेडियस ऑफ अर्थ, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग एट 3 मिनट्स आफ्टर इट स्टार्ट असेंडिंग। आप काहे चिंता कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का सवाल है, फिजिक्स के थोड़े ना है, ठीक है ना। ये आपको दे दिया, ये एरिया ये है,
हाइट अगर h है तो ये एरिया इंटीग्रेशन कर करा के डिराइव करके दे दिया ना आपको। आ रही बात समझ में? एक बार आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन देखो, पढ़ो, कराया था ना क्लास में। पढ़ो, 12th पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ बाउल जब हाइट कितनी होती है y, तो दे दिया ना उसने आपको, इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये उसको सब तीन तड़ामा करके ये आ जाएगा। हाँ, तो वैसे यहाँ पर ये करके आपका इंटीग्रेशन करके आ जाएगा। अच्छा, हाइट अगर भाई प्लेन अगर 3 मिनट चलाए तो कितना ऊपर चला गया वो, h कितना आ गया भाई 3/60 कर लो और इंटू स्पीड कर लो, तो 100 इंटू 3/60 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लिख लो h = 20। h 20 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ इज r किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है, r किलोमीटर। दोबारा पढ़ो। हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ, कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है एज इट स्टार्ट असेंडिंग। आपको ये तो महसूस हो ही रहा होगा ना कि अगर आप दुनिया के पास हैं तो आपको जो अर्थ दिखेगा वो काफ़ी कम दिखेगा, और जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे तो आपको अर्थ का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो, है ना। तो क्या निकालना है, dA/dt निकालना है अपने को, है ना। तो और dA/dt निकाल लेते हैं। हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ, इंक्रीजिंग एट, है ना, तो dA/dt और बेटे 2 पाई r² तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, और बाकी में क्वेश्चन टूल लगा दिया, तो डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर, फिर h का डेरिवेटिव कितना आएगा, dH/dt माइनस h इंटू कितना आएगा, dH/dt। r प्लस h का डेरिवेटिव कितना आएगा, dH/dt। अब h dH/dt कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 पाई r² मल्टीप्लाइड बाई r dH/dt डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। ये आपका एरिया का रेट चेंज, यही पूछा उसने। कब, वक्त क्या हुआ है, 3 मिनट, है ना। तो 3 मिनट पर आप h निकाल लोगे, निकाल दिया, तो यहाँ पर h रख देना। r की तो टर्म में देना ही है आपको, अर्थ का रेडियस तो कांस्टेंट है, वो तो दिया होगा, और dH/dt आपको दे रखा 100 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर, ठीक है। फिर 10th, वेरिएबल ट्राइंगल ABC इन एक्स प्लेन इज ऑर्थो सेंटर। फिर ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर अगर वर्टेक्स पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और B क्या है, वही 90 डिग्री वाला वर्टेक्स। वर्टेक्स A एट ओरिजिन, पैराबोला इस तरह का है, वर्टेक्स C यहाँ पर है कहीं पर पैराबोला पर, B पॉइंट, B स्टार्ट एट 0,1, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूव अपवर्ड, तो B पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, और क्योंकि यहाँ 90 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी भाई, AB को जोड़ने वाली लाइन वर्टिकल, तो B के बाकी वाला क्या एंगल 90 है ना, तो हॉरिजॉन्टल आएगा। अच्छा, वेलोसिटी मान लो t टाइम बाद बेटे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, t टाइम में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2t, भाई स्पीड क्या है 2, टाइम क्या है t, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2t, तो ये हो जाएगा पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, ये आएगा। अभी इस पॉइंट का आपका y कोऑर्डिनेट कितना है ये, जबकि y कोऑर्डिनेट कितना रखा है, 1 + 7x²/36 इज इक्वल टू 1 + 2t, ये कट जाएगा, सो x कितना आ जाएगा 72 t/7 है ना का रूट। ठीक है, ये आएगा, सही ये आएगा। सो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस का लंबाई कितना है ट्राइंगल का, 1 + 2t, हाइट आ जाएगा √t कर दो या तो, और √72/7 बाहर ले लो आप। ठीक है, ये आएगा, कर लेंगे अपन डिफरेंशिएट, तो आसान है ना। √t का डेरिवेटिव पता ही है, t⁵ का भी डेरिवेटिव पता ही है, चाहे प्रोडक्ट रूल लगा लो चाहे डायरेक्ट दिख रहा है। हाँ,
फिर टी की जगह रख देना 7/2 आ जाएगा। 11th क्वेश्चन, 12th, 13th। इफ इन अ ट्राइंगल साइड सी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, तो बेटे सी बाय साइन सी कितना होता है 2r। तो अगर ये कांस्टेंट है तो r कांस्टेंट है, ये बराबर आएगा a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी। अच्छा, तो r कांस्टेंट है तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r साइन ए, b कितना आ जाएगा 2r साइन बी, है ना। ध्यान से देखो, इन्हीं को डिफरेंशिएट करके आएगा, क्योंकि a का डेरिवेटिव क्या आएगा d है, ये तो कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा cos, तो आएगा d इज इक्वल टू 2r cos a dA, dB इज इक्वल टू 2r cos b dB। इनको डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर। बस a और b कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना dA बाई dB कितना आएगा -1। क्यों, a प्लस बी कांस्टेंट है ना, भाई c कांस्टेंट है तो a प्लस बी कितना होगा 180 माइनस सी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। ठीक है क्या, इसका डेरिवेटिव dA बाई dB, इसका डेरिवेटिव 1, तो dA बाई dB कितना आ गया -1। डिवाइड कर देना, राइट साइड क्या कर देना -1। dA बाई dB इज इक्वल टू cos A अपॉन cos B और -1। 14th क्वेश्चन, 15, 16, थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड। इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम ए और डी में? इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम, है? पता है इसमें मैंने पूछा, एक तो पहली बात थर्ड क्वेश्चन है इतना सिंपल, उसमें इस बालक को कंफ्यूजन भी पता है किसमें, ए और डी में। देख रहे हो, ए और डी देखो ध्यान से, दोनों पॉइंट रख के देखो ग्राफ में, पॉइंट रख के देखते नहीं हो, ऑप्शन पे आ जाते हो। हाँ, x की जगह -2 रखना, क्या बन रहा है? है क्या हो गया? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, e की पावर x drawn at this intersects the line joining हाँ ये ग्राफ आएगा, e की पावर x का ऐसा ग्राफ होता है। अब देखो इसने क्या बोला है, दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, ठीक। और दूसरा जो पॉइंट है उसने बोला है c, है ना, ये वाला पॉइंट है c, ये c -1 और ये पॉइंट कितना है आपका c+1, ठीक है, ऐसा है। ऑलराइट, अब क्या बोला है, टेंजेंट टू द ग्राफ। मान लो यहाँ पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया और एक आपने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से। द टेंजेंट टू द ग्राफ ड्रॉन एट दिस, है ना, टेंजेंट लाइन का एक क्वेश्चन लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये टेंजेंट लाइन। दूसरा इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन y माइनस y1 e की पावर c+1 इज इक्वल टू e की पावर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब इसने पूछा है इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉर्ड का और टेंजेंट का, वो किधर है? पढ़ो ऑप्शन देखो, ऑन द लेफ्ट, यानी कि x कोऑर्डिनेट पूछा है, लेफ्ट का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट कम है किससे, c-1 से। ऑन द राइट, यानी कि x इक्वल टू c के राइट साइड। एट नो पॉइंट, तो नो पॉइंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, बराबर नहीं है। आप इसमें e की पावर c कॉमन निकाल सकते हैं और ये आएगा e माइनस 1/e डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप दोनों का स्लोप कंपेयर करना चाहें, ध्यान से देखो, e का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 2.7, ठीक है ना, 2.7। बेटे 1/2.7 कितना आएगा, 1/2.5 देख लेते हैं, 1/2.5 कितना आएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 2, है ना।
तो करीब कितना आ रहा है 2.3, ठीक है ना। 2.3/2 कितना आएगा 1.15। तो ये नंबर क्या है, डेफिनेटली 1 से बड़ा है, बहुत आराम से दिख रहा है 1 से बड़ा है। तो अगर ये नंबर ये 1 से बड़ा है तो कौन ज़्यादा वर्टिकल है, कौन ज़्यादा खड़ा है, ये ज़्यादा खड़ा है, ठीक है ना। और ई की पावर सी जो है ये कम है, यानी कि जो कॉर्ड होगा वो ज़्यादा वर्टिकल होगा, है ना। टेंजेंट जो है लेटा होगा, टेंजेंट यूँ होगा और कॉर्ड यूँ होगा। तो अगर आप कॉर्ड को यूँ जोड़ रहे हो, ठीक है ना, कॉर्ड को आप ज़्यादा वर्टिकल से जोड़ रहे हो और यहाँ से जोड़ा है आपने, और टेंजेंट थोड़ी लेटी हुई, ये टेंजेंट थोड़ी लेटी हुई है और ये थोड़ा ज़्यादा खड़ा है, तो कहाँ पर कटेंगे वो, लेफ्ट साइड में कट जाएंगे, और क्या, सिंपल, ठीक। हाँ भाई 6th क्वेश्चन। भाई 6 क्या है, ये पता है IIT वाले ना तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसमें बच्चा क्या एंड टाइम पे कंफ्यूज रहता है। एंड टाइम पे बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में ना कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में। जैसे इसमें अगर डिफरेंशिएट करें तो लेबनिज़ से डेल्टा क्या आएगा, मॉड एक्स आ जाएगा, बस खत्म। अगर आप इतने में आप घबराए नहीं ना, अगर आप इतने में घबराए नहीं तो आपको लेबनिज़ भी आ गया और आपने ये सवाल भी कर लिया। बच्चे जो है इसके बाद अगर यहाँ तक आपने कर लिया ना, इसके बाद डाउट है क्या, तो जादूगर हो भाई। द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो इसका मतलब पैरेलल मतलब ये कितना है 2, एक्स कितना आएगा 2 और -2, x 2 है, इसको ग्राफ इसमें फंक्शन में रख दो। हाँ भाई कितना आएगा 2 आ जाएगा, t²/2 2 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो पॉइंट आ गया 2 2, एक बार रख दो -2, ये भी देखो कितना आ रहा है -2 आ रहा है क्या, तो -2 से 0 पॉजिटिव आता, तो 0 से कम कर रहे हो ना, उल्टा जा रहे हो ना, हाँ तो -2 आएगा। तो एक है आपका -2 स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लिख लोगे लाइन, दोनों लाइनें लिख लोगे, इंटरसेप्ट आ जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, ये एडवांस का सवाल है। 7th क्वेश्चन ये हमें क्या सिखाता है कि हमें इजी क्वेश्चन पहले करने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन IIT में डिफरेंशिएशन का इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्यों इंटीग्रेशन का 6th क्वेश्चन क्यों करूँ मैं, जो मेंस में आया है। मैं मेंस का पेपर नहीं करूँगा पर एडवांस में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th। रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया। वैसे तो ये अभी इसका टेंजेंट नॉर्मल का थोड़ा सवाल कम है, लेकिन अपन ने कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम तक पढ़ लिया ना, तो इसको बताया तो 4 - x² और mod x ग्राफ बनाया था। 4 - x², ये mod x इस तरह का बनेगा। अब क्या कह रहा है, मिनिमम विच टचेज द ग्राफ एंड द लाइन्स, दोनों लाइनों को भी, इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। तो एक तो यूँ हो जाएगा, समझ में आ रहा, बड़ा वाला सर्कल यूँ आएगा, बड़ा वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल कहाँ आएगा, इधर आएगा। क्लियर है क्या, छोटा वाला सर्कल ये आएगा। अब इसके बाद डाउट है क्या, इसके बाद डाउट है, कर लोगे अब। भाई सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये सेंटर को इसे जोड़ दो, तो ये एंगल कितना है 45, ये 45 है ना, ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा रेडियस √2। अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा r√2, दिख रहा है, r√2 + r कितना आ जाएगा 4, r√2 + r 4, खत्म सवाल। 12th क्वेश्चन, डाउट है, हो गया। तो अपना ये एक्सरसाइज टेंजेंट नॉर्मल का एक्सरसाइज हो गया ना। फिर नेक्स्ट होमवर्क है मोनोटोनिसिटी का एक्सरसाइज 1। परसों का होमवर्क है मोनोटोन का एक्सरसाइज 1 करना है अपने को। जब आप मोनोटोनिसिटी की एक्सरसाइज कर रहे होंगे, स्पेशली थर्ड एक्सरसाइज कर रहे होंगे, मैक्सिमम मिनिमम की मतलब थर्ड एक्सरसाइज, तो आपको एक्चुअली में एहसास होगा कि अब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ गया है। मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम मतलब हल्का हल्का लगेगा, अब मेरे को आ रहा है। और जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे होंगे, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तब आप समझ जाओगे मेरे को इंटीग्रेशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता देता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है।
मैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करना, मैक्सिमम मिनिमम। मोनोटोनिसिटी तो खत्म हो गया ना, रोलेस लैग्रेंजेस हो गए ना खत्म। हाँ, साइन वाला कुछ बचा है क्या इसमें? हाँ तो हो गया ना चैप्टर फिनिश। रोलेस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मोनोटोनिसिटी हो गया ना फिनिश। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैक्सिमम मिनिमम का एक लेक्चर लिया था ना, बस एक ही लेक्चर लिया था, दो ले लिए थे। तो बताओ मैक्सिमम मिनिमम में लास्ट क्या था? फोर पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। ABCD lie in that order, lie in that order, lie in that order on y is equal to ax square plus bx plus c. Find C for which area of quadrilateral ABCD is maximum. Area of quadrilateral is maximum. इस तरह से 4 पॉइंट है। तो पहली बात तो अपन ने, मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ, है ना। ये 3 पॉइंट यहाँ पर रखोगे, ABC में 3 इक्वेशन आएंगी ना, सॉल्व कर लोगे 1 1 1 आ जाएगा सबका वैल्यू, है ना। लिख लो यहाँ तक पहले। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से A1 B1 C1 आ गया। आई होप आप सभी लोगों ने इसका अच्छे से अवलोकन और इस पर चिंतन मनन कर लिया होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, ABC है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है ना, तो ABD पॉइंट क्या है, फिक्स है। पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया में 2 पार्ट्स में अगर बांट दें तो ABD का एरिया फिक्स, और क्या है BCD का जो एरिया है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, C पॉइंट पर, क्योंकि B और D दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो मुझे बस क्या करना है, केवल BCD का एरिया मैक्सिमाइज करना है। इस बात को लिख लो, टू मैक्सिमाइज
triangle BCD, to maximize triangle area BCD. ओके, सो अगर अपन ने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाला जो लेंथ है ना, ये तो फिक्स है। बस आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ क्या करना है, मैक्सिमाइज। लिखो मैक्सिमाइज सी ई कर लो, मैक्सिमाइज सी ई। ट्राइंगल में बेस फिक्स है, एल्टीट्यूड को मैक्सिमाइज करना है। ऑलराइट, अगर ध्यान से देखें इस बात को, तो ये पॉइंट है पैराबोला पर और ये एक फिक्स लाइन है। भले ये पॉइंट पैराबोला पर है पर लाइन तो फिक्स हो गई ना आपकी। तो क्या करना है आपको, पॉइंट ऑन पैराबोला का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये सिचुएशन यहाँ पर आपको बहुत ही तकलीफ दे लग रही होगी, पर अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये पैराबोला है और ये आपका लाइन है, अभी काफ़ी आसान है। पैराबोला पर कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन के सबसे करीब है, जिसके टेंजेंट की स्लोप जो है वो इस लाइन की स्लोप के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। कैसे आया ये, है ना, क्योंकि ये दिशा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलॉन्ग होता है, कॉमन नॉर्मल। लिखो इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। जैसे ये पॉइंट है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा, है ना। लेकिन ये बात है ना तब भी वैलिड, अरे मुंडी ऊपर इधर देखो, ये बात तब भी वैलिड है जब एक पॉइंट एक कर्व पर, दूसरा पॉइंट दूसरे कर्व पर हो, तब भी वैलिड है। कैसे भाई, अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन पर, तो लाइन पर वो जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। तो लाइन के नॉर्मल मतलब लाइन पे परपेंडिकुलर, ऐसे, यानी कि यही डायरेक्शन है जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन से निकाल पाओगे। सही बात है। तो पहली बात तो वो दिशा कैसी होनी चाहिए, ऐसी, लाइन से क्लोजेस्ट अप्रोच लाइन पर नॉर्मल, ठीक है। साथ साथ अब आप लाइन के पर्सपेक्टिव सोचो कि ये पॉइंट क्या इस पैराबोला के सबसे पास है, नहीं। क्यों, वो पॉइंट जो है ना, ये जो दिशा है वो पैराबोला के लिए भी नॉर्मल की दिशा होनी चाहिए। तो दोनों का नॉर्मल होना चाहिए, तब क्या होंगे, दोनों कर्व बिल्कुल पास आ जाएंगे। बात समझ में आ रही भाई, लाइन के हिसाब से लाइन के परपेंडिकुलर और पैराबोला के हिसाब से आपने तो लाइन पे तो ढेरों ढेर नॉर्मल डाल दिए, वो है लाइन के हिसाब से, पर पैराबोला के हिसाब से देखें तो पैराबोला पर वो पॉइंट जो है वो पैराबोला पर नॉर्मल होना चाहिए। तो दोनों पर नॉर्मल है ना। लिखो कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल को अच्छे से हाईलाइट कर लो, कॉमन नॉर्मल को अच्छे से हाईलाइट कर लो। अच्छा, तो अगर मान लो वो दिशा जो है, जैसे ये पैराबोला है, ये आपका लाइन है, कॉमन नॉर्मल, तो टेंजेंट ड्रॉ करके पता चल जाता है, ओके दिस इज द डायरेक्शन, ये वो दिशा है जो पैराबोला पर भी परपेंडिकुलर है और लाइन पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 बना लो और ये भी 90 बना लो। और कॉमन नॉर्मल की कंडीशन क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पैराबोला इज स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो अपन अगर ये पॉइंट मान ले, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। मान लिया पैराबोला पर पॉइंट सी ये है, इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस 1। लाइन का डी वाई बाई डी एक्स कितना है, बी डी लाइन का स्लोप है ना, बी डी लाइन का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 आ रहा है, हाँ 2 प्लस 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। अल्फा हाफ है, ये पॉइंट आ गया आपके पास। फाइंड सी निकालना, तो सी निकालना, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 1/2, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1।
सर सी में यहाँ से क्या होगा सर आपने यहाँ तक समझाया। मैं ये बोल रहा था पॉइंट सी जो है पैराबोला पर है, बी डी एक फिक्स लाइन है। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर अगर आप इसको थोड़ा सा साइड में ले लो, पैराबोला यहाँ ले लो और लाइन यहाँ ले लो। अब आप देखो पैराबोला पर कोई पॉइंट है, वो लाइन के सबसे करीब कब आएगा, यहीं पर लग रहा है ना। और कंडीशन क्या होगी ज्योमेट्रिकली कि टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पर इसके स्लोप के सेम आ जाएगी। पैराबोला पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, लाइन के डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होना चाहिए। लाइन का डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लाइन का स्लोप। ठीक है, हाँ भाई आगे लिखो अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 9। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने क्या होगा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें देखो, इसमें एक ग्राफ क्या है, सर्कल है और एक ग्राफ है ना, इस तरह का आएगा। ठीक है, हाँ सही, इस तरह का आएगा। अब इसमें फंडा क्या है कि आप जो है इस पर अगर कोई पॉइंट लो और अगर आप सर्कल का नॉर्मल ड्रॉ करो, है ना, तो सर्कल के नॉर्मल में खास बात क्या होती है, सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। लिखो, नॉर्मल ऑफ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। नॉर्मल ऑफ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। हाँ, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको कैलकुलेट करना है। मान लो ये मिनिमम है, तो आप क्या करो, इस लेंथ में अगर आप रेडियस और जोड़ दो, ठीक है ना, ये लेंथ मान लो p है, ये q है, ये o है, आपको मान लो pq को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और pq जो दिशा है वो दिशा है दोनों की कॉमन नॉर्मल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, pq में आप है ना oq और जोड़ दो, इससे क्या आ जाएगा op। तो फंडा क्या है कि आपका pq का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन ऑफ pq इज सेम एज डिफरेंशिएशन ऑफ op। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर किसका है, कांस्टेंट का। तो अगर दो फंक्शंस में कांस्टेंट का अंतर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। लिखो, इसको पॉइंट को मान लो, p पॉइंट को अल्फा 9/अल्फा, इस पर कोई भी पॉइंट मान सकते हो अल्फा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 9/अल्फा। तो आप p पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालो, कितना आएगा, √α² प्लस 81/α²। इसको मिनिमाइज करो, AMGM से दिख रहा है ना, इसका मिनिमम कितना आएगा, α² प्लस 81/α²/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये हमेशा क्या है, 18 से बड़ा, तो इसका मिनिमम कितना आ जाएगा, 18। ये इसका मिनिमम वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, 3√2। पर ये ध्यान रहे कि आपका ये जो आंसर है, ये P और सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इसका मिनिमम है। निकालना क्या था, P और सर्कल पर कोई पॉइंट है उसका मिनिमम। तो इसमें से अपने को रेडियस हटाना पड़ेगा। रेडियस का वैल्यू कितना है, √2, तो आंसर है 2√2। तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। अगर आप सर्कल पर पॉइंट ले लेते तो बहुत लेंदी हो जाता। ये पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल, फिर डिस्टेंस फार्मूला, फिर दोनों पर dy/dx बराबर। ठीक है ना, बहुत लेंदी हो जाता है। ये ज़्यादा आसान है। कब कर सकते हैं ये काम, सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल हमेशा क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। तो जो डायरेक्शन है, जो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है, वो एक्चुअली P को सर्कल के सेंटर से जोड़ने वाला डायरेक्शन है। ठीक है ना, लिख लो इन केस ऑफ सर्कल, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सर्कल वाला। सर्कल
को हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाय 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13। मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका, फाइंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू। ये चीज़ का मिनिमम वैल्यू बताना है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है। x1 x2 रियल नंबर है, ऑफ कोर्स ये अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए। x2 उतना रियल है जिसके लिए क्वांटिटी डिफाइंड हो जाए। अब विजुलाइज करो, ये लिखा है डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो एक पॉइंट है x1 y1, तो y1 बेसिकली क्या है आपका x1 स्क्वायर बाय 20, या कर्व अगर देखें तो ये लिखा है पैराबोला, ठीक है। और दूसरा अगर y2 देखें तो y2 है अंडर रूट ऑफ जो भी है ना, स्क्वायर कर दिया कर्व निकालने के लिए, तो y स्क्वायर आएगा 17 माइनस x माइनस 13 है। देखो क्या आ रहा है, सर्कल जैसा बन रहा है। निकालो सर्कल का सेंटर और रेडियस। सर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो स्क्वायर मतलब दो स्क्वायर के थिंग्स लिखे हुए हैं, तो स्क्वायर जब का मिनिमम 0 हो सकता है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना ही पड़ेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। नहीं हो पाएंगे क्या, मान लो x1 इज इक्वल टू x2 ले लिया, ठीक है, तो क्या x1 x2 के लिए क्या ये दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं? सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना है। अभी कितना आ रहा है सर्कल का सेंटर रेडियस? हम्म, 15 रेडियस कितना आ रहा है? ठीक है, रेडियस 2 आ रहा है। दोनों का स्केच बनाया अपन ने, भाई ऐसा बनेगा और सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल। ओके, तो एक पॉइंट पैराबोला पर है और एक पॉइंट सर्कल पर है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में अपने को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताना है कि दोनों ग्राफ सबसे करीब कब आ जाएंगे। सो मान लेते हैं ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस या डायरेक्शन ऑफ मिनिमम अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस का अप्रोच। तो ये पॉइंट से अगर अपन इसका डिस्टेंस निकाल दें तो सही रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट मान लिया अल्फ़ा स्क्वायर बाय 20। अपन ऐसा कर सकते हैं, इस लाइन का स्लोप है ना, दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक तो नॉर्मल का स्लोप और एक 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना।
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, बेटा इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना आएगा x/10, तो स्लोप कितना आ गया α/10। नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -10/α। देखो इसका कोई ट्रिवियल रूट दिख रहा है क्या, सिंपल सा रूट, आंखों में दिखने वाला रूट। टेन आ रहा है, देखो 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इज 10, सो अल्फा 10 है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 10,5। 10,5 का डिस्टेंस निकाल लो 15 0 से ना, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर ना, ये आएगा। पर ये अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर इसमें से रेडियस कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से रेडियस कम कर दिया, रेडियस कितना है 2। ये डिस्टेंस पूछा क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या लिखा है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या है इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा था उसने, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन x square plus 2y square is equal to 6 whose distance from line x plus y is equal to 7 is minimum. कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना। सोचो थोड़ा और, गलत है आंसर दो, है हाँ। अब है, अब कौन सा वाला होगा, क्या डिसाइड कर लो ना आराम से। अभी जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस दिस है ना, ये आपका इस तरह का बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1, 6 से डिवाइड कर लिया। ये एलिप्स है ना, मैं आपको पहले भी थोड़ा सा एलिप्स बता चुका हूँ मैक्सिमम मिनिमम में। एलिप्स इस तरह का बनता है, ओके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। रफ स्केच बनाना ज़रूरी नहीं है, रफ स्केच बनाना ज़रूरी नहीं है, पर फिलहाल क्योंकि अपन इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं प्रॉब्लम को अच्छे से, तो देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो पॉइंट ऑन दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन इज मिन, तो दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर ऐसा होगा कि भाई यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, लाइन के स्लोप के बराबर। लाइन का स्लोप ये, इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना आएगा 2x प्लस 4y वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया -x/2y, यानी कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है वहाँ पर x और y में रिलेशन क्या है, ये है, यानी कि x कितना है 2y है ना। अगर आप पॉइंट मानो, ये पॉइंट अगर अल्फ़ा बीटा है ग्राफ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा।
साथ साथ ये पॉइंट यहाँ पर भी है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा रख दो, यहाँ पर कितना आएगा 4 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर 6, तो बीटा कितना आ गया 1 -1। अल्फ़ा कितना आ जाएगा 2 -2, यानी कि पॉइंट है या तो 2 1 या -2 -1। अब आपको इसमें आखिरी में ये चेक करना होता है कि इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है, तो दोनों ऑन एलिप्स है, तो दोनों ऑन एलिप्स, पर इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पर टेंजेंट लाइन ज़्यादा करीब है। तो क्या कैसे निकाल लोगे, इसका डिस्टेंस निकाल लो आप लाइन से, कौन ज़्यादा करीब है, इसका या इसका डिस्टेंस इस लाइन से करीब है। आप आराम से देख सकते हो ये ज़्यादा पास आ जाएगा, ठीक है ना। और क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है, दोनों पर टेंजेंट लाइन वो एक्चुअली इस लाइन के क्या है, पैरेलल आ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ज़्यादा क्लोजर टेंजेंट लाइन ये वाली है। सर्कल में भी ऐसा ही होगा, सर्कल में भी आपके साथ यही प्रॉब्लम आ सकती है, तो आगे ध्यान रखें, ठीक है। e की पावर x ln xn, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ, √2 आ जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है, e की पावर x है ना, e की पावर x इस तरह का ग्राफ है, ln x इस तरह का ग्राफ है। दोनों ग्राफ्स का क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों ग्राफ्स का एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जब भी ग्राफ ऐसे हो इस तरह के, और वो दोनों ग्राफ जो है सिमेट्रिक हों किसी लाइन के अबाउट, क्योंकि f इनवर्स है इस वजह से, तो क्या होगा कि लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो दिशा है ये एक्चुअली में क्या होगी, सिमेट्री की वजह से, क्योंकि हर एक पॉइंट का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हर एक पॉइंट यहाँ का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू एक्स, लिखो dy/dx इक्वल टू 1। ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि मिरर का फंडा ये होता है, ये 90 है, तो नॉर्मल अगर ये है तो टेंजेंट जो है पैरेलल टू y इज इक्वल टू एक्स। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसको 1 कर दिया, x कितना आ जाएगा 0, तो इस पर 0 1 और ये कितना आ जाएगा 1 0, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से √2। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, या IIT में आया था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है। हमें दिख रहा है f इनवर्स लिखे हुए है ना, डिफ्रेंशिएट करना है, और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव 1 कर दिया, x कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इसमें रखा तो पॉइंट आ रहा है 1/2 5/4, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पॉइंट कितना होगा 5/4 1/2, कितना आ जाएगा 3/4 इंटू √2। चेक करना एक बार, तो दिस माइनस इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर का अंडर रूट। आगे लिखो अगला टाइटल है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, लिख लो r थीटा।
आर होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। थीटा लिखो, थीटा है एंगल विच ओपी वेक्टर, एंगल विच ओपी वेक्टर, एंगल विच ओपी वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ भाई ध्यान से देखो, x कितना हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा ना। अगर आपको x चाहिए y चाहिए तो r थीटा से आ जाएगा, अगर आपको r चाहिए x और y दे रखा है तो r होगा ये, और थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। भाई r और थीटा की दुनिया से x और y की दुनिया में जाने के लिए, x और y की दुनिया से r थीटा की दुनिया में जाने के लिए, तो बेसिक लिख लो एक बार, मैं समझाता हूँ अभी क्या है। ये आगे कॉम्प्लेक्स में भी बहुत काम आता है। भाई अपने को क्या है, उसकी लोकेशन जाननी है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है ना। तो उसकी लोकेशन क्या है, अपन x और y से जान सकते हैं कि भाई x एक्सिस y एक्सिस है ना, वो यहाँ है इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट्स, मेरे कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो ना, r थीटा से भी कर सकते हो। सिंपली क्या करो, उसके और तुम्हारे बीच का दूरी तोड़ दो, डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, क्या यूँ जाना है x और क्यों जाना y, सीधे चले जाओ ना, ठीक है ना। चाय पीने है? तो ये अपन क्या है, सीधे डिस्टेंस मेजर कर लिया। दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है किस एंगल पर जा रहे हैं, है ना, रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से किस एंगल पर जा रहे हैं। तो वो एंगल आप कहाँ से नापते हो, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, भले इसका कोई काम नहीं है, आर थीटा के कोऑर्डिनेट्स में एक्स का कोई काम नहीं है, पर एंगल फिर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है। हाँ भाई ओम बताओ भाई, थीटा का रेंज क्या होगा, दुनिया के सारे पॉइंट्स मुझे नापने, तो संसार के सारे पॉइंट्स अगर 2D में नापने हैं तो एक्स और वाई का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। देखो अगर मुझे संसार के सारे पॉइंट्स जो है वो देखने हैं, कवर करने हैं, किससे, आर थीटा से, तो आर की वैल्यू क्या होगी, उनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो क्या हो सकता है, 0 से इन्फाइनाइट। तो आर का रेंज क्या होगा, सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए 0 से इन्फाइनाइट। थीटा का रेंज क्या होगा, सारे पॉइंट्स को कवर करना है अपने को 0 से 2 पाई। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को कवर करने के लिए क्या है, 0 से π/2, यहाँ पर π/2 से पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आप कवर कर सकते हो, बना लो। कुछ लोग -π से पाई भी लेते हैं ना, दोनों एक ही बात है। इंटरवल की लंबाई यहाँ पर भी 2 पाई है, इंटरवल की लंबाई यहाँ पर भी 2 पाई है। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम मिनिमम में क्या काम है ना, देखते हैं। x² + xy + y² = 1। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5x² - 8xy + 5y² = 8। अगेन सेम, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
भाई तुम्हारे स्कूल में तुम लोगों में से कितने लोग स्कूल जाते हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ। जाते हैं मतलब सुबह उठे 8 बजे, 1 बजे लौट के आए, फिर अगले दिन सुबह उठे फिर लौट के आए, फिर अगले दिन सुबह उठे, इसे कहते हैं जाना। नहीं जाते? अच्छा, ये ज़्यादा बेटर लाइफ है मतलब स्कूल नहीं जाना और आईआईटी की तैयारी करना, या मतलब ये ज़्यादा बेटर लाइफ है? स्कूल लेवल बेटर है, मतलब तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे, यही तो मतलब वो, और क्या? ओम कैसे भी कर लो सर, तो पकड़ ही लेंगे कैसे भी कर लो, फंसना तो अपने को है ही। हाँ भाई, क्या तुम क्या कहते हैं? स्कूल लाइफ ज़्यादा बेटर नहीं है, ये ज़्यादा बेटर है दिग्विजय। ये बेटर ना। परशुराम जयंती की छुट्टी सुनी है तुम्हें कभी? ये मतलब 8, 9, 10 में तो कभी ना स्कूल तो गए होगे ना। परशुराम जयंती की किसी को छुट्टी मिली आज तक? तो मिली कभी परशुराम जयंती की छुट्टी? तो मिली कभी? कोटा में मिलती है। हाँ, पता क्या? अरे पता ही नहीं, किसी को नहीं पता है। मुझे खुद पता चला परशुराम जयंती कुछ होती है जैसे मनाते हो, जिसके लिए स्कूल, अरे मनाते होंगे, लेकिन मनाते का क्या मतलब है? घर पे मना ली बस, बात खत्म। उसमें स्कूल का ऑफ करने का क्या लेना देना? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे त्यौहार हैं, पर ठीक है, लेकिन आप समझो कामकाज थोड़ा ना ठप कर दोगे भैया। पूजा करते हो दिन भर, थोड़ा ना पूजा चलती है। सुबह 9 से लेकर शाम तक 6 बजे तक ऑफिस के टाइम पर सारा पूजा कर रहे हैं हम तो। करो भी करो। देखो ये एक सर्टेन प्रोफाइल है, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोफाइल में, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोफाइल में ये वाला शॉर्टकट जो पोलर कोऑर्डिनेट काम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी पहचान क्या है, ध्यान से देखिए। सब जगह आपके प्योरली 2 डिग्री टर्म और एकदम से फिर केवल 0 डिग्री टर्म। तो इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, इस दुनिया से आप दूसरी दुनिया में चले जाइए, क्योंकि दूसरी दुनिया में ज़्यादा फायदा है। वहाँ आर है, वहाँ 0, 0 से डिस्टेंस है, स्ट्रेट अवे एक फैक्टर आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रहा है। तो आप किसी भी एक्स को आप आर कॉस, वाई को आर साइन लिख सकते हो। लिख डालो, लिख दो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स को रख दिया आर कॉस थीटा, वाई को रख दिया आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना आ रहा है आर स्क्वायर? देखो ये तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा बाई 2। अब साइन 2 थीटा का रेंज क्या है, -1 से 1। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा -1, और उस वक्त आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा -1 रखा, कितना आएगा, -½ + 1। हाफ का रेसिप्रोकल 2 का रूट √2। ये तो क्या है, आर की मैक्सिमम वैल्यू जब डिनोमिनेटर क्या है, मिनिमम। साइन 2 थीटा 1 रखा, कितना आएगा, 3/2, 2/3, 2/3 का रूट। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। कर दो इसका आंसर बता दो सेकंड क्वेश्चन का। अभी कितना आएगा, 5r² कॉस स्क्वायर, 5r² साइन स्क्वायर, कितना जाएगा, r² 5r² माइनस 4r² साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 8। तो r² कितना आएगा, 8/5 - 4
साइन 2 थीटा। ऑलराइट, सो साइन 2 थीटा कितना आएगा 1 -1। तो एक बार आपने -1 रखा तो कितना आएगा 8/9, है ना बेटे। 8/9 का रूट कितना आएगा? साइन 2 थीटा 8/9 आ रहा है ना? 8/9 है या क्या है? 4/9 है। 4 कर लो बेटे इसको ना, इसको 4 कर लो। अभी कितना आएगा? एक बार आ रहा है 4 आ जाएगा। 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। और एक बार आएगा जब आपने -1 रखा तो 4/9 का रूट कितना आएगा 2/3। तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम डिस्टेंस, ये आ जाएगा मैक्सिमम। थोड़ा एहसास हो रहा है कि हाँ कहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करता, कहाँ मैं x और y की वैल्यू निकालता, उनके बीच में रिलेशन निकालता। चलो लेंदी मेथड से करके बताता हूँ, है ना, ताकि आपको पता चले कि लेंदी कितना होता है। ओके, सो मान लीजिए एक रफ ग्राफ है ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका 0 0, ये पॉइंट है आपका x, y। तो शॉर्टेस्ट या लेंदीएस्ट जो डिस्टेंस है वो अलोंग नॉर्मल लाई करेगा। तो ये दिशा क्या होनी चाहिए इस पॉइंट पर? नॉर्मल, ठीक है। तो अपन ने इस लाइन का स्लोप लिखा y/x, ठीक है, y/x। और इसको डिफरेंशिएट किया, है ना, इसको डिफरेंशिएट किया। डायरेक्टर किसकी टर्म में आएगा? x और y की टर्म में, उसको लिखा। और प्रोडक्ट क्या कर दिया अपन ने? -1। इसका स्लोप और टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या कर दिया? -1। ये x और y में एक रिलेशन, दिस इज वन रिलेशन इन xy। दूसरा रिलेशन xy में क्या है? एक ही है। प्लीज इसको कंप्लीट कर लो यहाँ पर। अरे भेड़िए की तरह बैठे मत रहो, यहाँ पर dy/dx लिखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो उसको, x और y की टर्म में डायरेक्ट निकालो। निकाल लिया? आप बस निकाल के छोड़ दो, आप, है ना, आपको x और y में दो रिलेशन सॉल्व करने, आप बस यहाँ पर निकाल के रख दो। बस मैं चाहता हूँ आपको कैलकुलेट तो करना आना चाहिए ना, तो खुदा ना करे आप भूल गए ये वाली चीज़ भूल गए r थीटा वाला, तो फिर तो आपको डिफ्रेंसिएशन वाला हथकंडे अपनाना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे पॉइंट को जोड़ा नॉर्मल के अलॉन्ग, तो फिर m1 m2 -1, है ना, यही तो करोगे आप। तो कम से कम उसमें स्पीड तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो कितना आ रहा है आपका dy/dx? चलो भी बताना dy/dx कितना आ रहा है x और y की टर्म में? अरे हाँ, क्या आ रहा है dy/dx? अरे 2x x y डैश प्लस 2y y डैश इज 0। तो dy/dx कितना आया? नेगेटिव ऑफ 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x का नेगेटिव, यह आया dy/dx, ठीक है। हाँ, बस
कर लो कि एक्स और वाई में एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आराम से। आगे लिखो, अगला टाइटल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मैं फुल एंड फाइनल कर लूँ, ठीक है ना, यानी कि अभी तक मैंने आपको हल्का हल्का जानकारी दिया है, अब फाइनल, ठीक है ना, क्योंकि क्या है अब वक्त आ गया है, इसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लिखो डेफिनेशन क्या होता है, क्लियर कट डेफिनेशन यहाँ पर है, पॉइंट वेयर फंक्शन कंटिन्यूअस, comma and has a tangent line, point where function continuous and has a tangent line and where concavity changes, ठीक है, एंड लिखा हुआ, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, कंटिन्यूस होना चाहिए, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर पानी चाहिए और कॉन्केविटी बदलना चाहिए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब आप एक बहुत बड़ा सा आइसक्रीम लेने जाते हो, व्हाट यू कॉल ब्रिक लेने जाते हो, तो आपको एक एल्पेन लीबे दे देता है ना, लो बेटे एक एल्पेन लीबे ले लो, है लो, एक सेंटर फ्रेश ले लो, तो मैं भी आपको एक एल्पेन लीबे दे रहा हूँ, लिखो एट POI either y double dash is 0 and changes sign, or y double dash fails to exist, लो बेटे एक सेंटर फ्रेश ले लो, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्रॉसेस ग्राफ, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्रॉसेस ग्राफ, क्रॉसेस जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस ना, क्रॉस रेड क्रॉस है ना। आगे एक नोट लिखो, एक नोट है, a function cannot have point of inflection and extrema at same point, point of inflection and extrema at same point, लिख लिया। थोड़ा सोच लो भाई, एक्सट्रीमा पर क्या होता है, एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमा मिनिमा पर क्या होगा, डबल डैश या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, परंतु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश क्या आता है, 0 आता है। तो दोनों बात एक साथ तो नहीं हो सकते, 0 होगा या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तुम सुनते हो कभी कुछ? सुन रहा हूं, 0 हो गया तो नेगेटिव होगा। अच्छा क्यों नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा इसका रीज़न बताओ कि एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक्सट्रीमा एक साथ नहीं हो सकते, क्या रीज़न है? एक पॉइंट पर एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक साथ नहीं हो सकते, क्या रीज़न है? मतलब सर ये या तो वो 0 होगा, क्या y डबल डैश, और या सर वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्सट्रीमा पर क्या होता है y डबल डैश? सर वो मैक्सिमम मिनिमा से थोड़ा चुड़ैल आ गई एक्सट्रीमा पर चुड़ैल आ गई चली गई हाँ क्या एक्सट्रीमा पर क्या भाई, एक्सट्रीमा पर डबल डैश पॉजिटिव या नेगेटिव होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश 0 होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, खत्म। मैं मानता हूँ कि आप इतने सदैव शब्दों में, जितना सदैव शब्दों में मैं आपसे बातें करता हूँ मैथमेटिक्स की, आप नहीं कर सकते, पर बहुत मोटी मोटी बातें तो आप कैप्चर कर सकते हो कि एक्सट्रीमा पर डबल डैश सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डैश 0 होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, यार पोल्स अपार्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव होना और 0 होना,
हाँ भाई आगे लिखो क्वेश्चन। चेक इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, check if point of inflection, check if point of inflection, check if point of inflection। 4 सवाल है। ओके तो सबसे पहले वाई डबल डैश निकाला, इजीली दिख रहा है कितना आएगा 6x। 0 पर देखा 0 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, यस। वाई डबल डैश पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और टेंजेंट लाइन तो हमेशा पॉलिनोमियल पर ड्रॉ कर ही पाओगे, क्यों? पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता। हर पॉइंट पर पॉलिनोमियल वेल डिफाइंड होता है। तो 0 पर कितना आएगा आपका? वाई कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। ऐसा तो है नहीं ना पॉलिनोमियल में कि कोई पॉइंट रखा और वहाँ पर वो वेल डिफाइंड ना हो। तो ये पॉइंट वेल डिफाइंड, टेंजेंट लाइन हमेशा वेल डिफाइंड, तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो कंटिन्यूस है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और डबल डैश 0 साथ साथ पढ़ो उसको। कॉन्केविटी चेंजेस, कॉन्केविटी कैसे चेंज होगा भाई? डबल डैश जो है उसका साइन स्कीम देखो, डबल डैश का साइन स्कीम 0 के आगे डबल डैश क्या है? पॉजिटिव, पहले क्या है? नेगेटिव। तो पहले क्या तो क्या है? कॉनकेव डाउन, फिर क्या है? कॉनकेव अप। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसमें। तो इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, पर डबल डेरिवेटिव का साइन भी चेंज होना चाहिए, पर इसका तो पॉजिटिव है, यानी कि ये 0 के आगे भी कॉनकेव अप और 0 से पहले भी कॉनकेव अप, ये तो हमेशा कॉनकेव अप है। तो इसका कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर नहीं होगा भाई। इसमें क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये आपका पॉइंट 1,0। ये तो पता ही होगा मॉड में क्या होता है? बिलो वाला पार्ट उचक के ऊपर आता है ना। अब बेटे अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, यू था, तो ये वाला पार्ट कॉनकेव अप का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? कॉनकेव डाउन। तो यस दिस इज कॉनकेव डाउन, यस दिस इज कॉनकेव अप। तो यस यहाँ पर कॉनकेविटी चेंज हो रहा है, पर क्या यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? भाई इधर क्या है? x² - 1, इधर डेफिनेशन क्या है? 1 - x²। तो एक बार डेरिवेटिव ये आ रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड आ रहा है ये LHD, ये RHD है। तो LHD RHD अलग अलग फाइनाइट नंबर आने पर आप क्या टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो डिफरेंशिएबल तो ये भी नहीं है, x⁻⁴ भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि टेंजेंट लाइन वर्टिकल आ गई है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होकर के आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा होता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्यों? वो टेंजेंट लाइन वर्टिकल है। और कैसे चेक करते हैं ये बात? डिफरेंशिएट करके LHD RHD निकालो, वहाँ पर देखो उसमें डिफरेंशिएट किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h⁻⁴ - 0 अपॉन h, कितना आएगा? h⁻²/3। इसमें 0 प्लस रखा
चाहे 0 माइनस रखा कितना आएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अभी कितना जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था ना टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में, कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होकर के भी उस पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कब, जब दोनों कितने हो जाएं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, दोनों सेम इनफाइनाइट आने चाहिए, तब कंटिन्यूस होना चाहिए और स्लोप क्या होने चाहिए, दोनों सेम इनफाइनाइट आए तो आप ड्रॉ कर पाओगे। हाँ सेम इनफाइनाइट, दोनों प्लस इनफाइनाइट। अगर एक जैसे अगर मान लो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, तो इसमें क्या होगा, क्या ये इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 0 0 पर? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2/3 1/x की पावर 1/3। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इनफाइनाइट। तो दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन किस तरह से, लिमिट एग्जिस्ट करने की वजह से नहीं, दोनों का अलग अलग क्वांटिटी, वैल्यू अलग अलग आने से, वैल्यू सेम और इनफाइनाइट आ जाए तो वर्टिकल लाइन कैन बी टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, तो ये वाले पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये वाले पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, -2/3। सही, ये आएगा। तो पावर यहाँ पर ऑड आ गई ना, ऑड पावर की वजह से जब x पॉजिटिव है तो ये पूरा क्वांटिटी कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ क्या आएगा, कॉनकेव डाउन, और x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ क्या आएगा, कॉनकेव अप। ये आपका ग्राफ, और इस जगह पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।